हेलो फ्रेंड्स। तो इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो आज हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो हम पहले समझते हैं डीपीएसपी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आयरलैंड से लिया गया। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीपीएसपी जो भारतीय संविधान में है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। अगर हम जाने डीपीएसपी क्या है, तो डीएसपी में वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अतिरेक में यानी उसके अलावा मिला है। डीपीएसपी सरकार को राह दिखाता है कि नीति कैसा हो, यानी शासन जो है, नियम कानून हो कैसा बने। कहीं न कहीं डीपीएसपी जो है सरकार को रास्ता दिखाने का काम करता है। डीपीएसपी का पालन करना राज्य की नैतिक जिम्मेवारी है। सरकार बाध्य नहीं है कि वह पालन करे ही, ठीक ना। वो अपनी क्षमता और संसाधन के अनुसार ही इसका पालन करेंगे, इसे लागू करेंगे। अगर हम देखें तो डीपीएसपी लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। जिस प्रकार हम फंडामेंटल राइट को जो है, फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा था, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा रहे थे, और डीपीएसपी लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अतः डीपीएसपी जो है न्यायालय में परिवर्तनीय रूप से लागू नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है मतलब इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वह अपने अनुसार लागू करेगा। समय समय पर सरकार द्वारा इसे लागू करने का भी प्रयास किया गया। जैसे कि हम देख सकते हैं, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले निजी बैंक हुआ करता था, फिर जो है बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। फैक्ट्री अधिनियम लाया गया जिसमें मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन का निर्धारण, उसके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, उनकी छुट्टियां, ये सब बहुत सारे प्रकार का सुविधा मिला। एससी एसटी वर्ग का संरक्षण ईटीसी, ठीक ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए मनरेगा, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाए, बाल श्रम को निषेध किया। तो ये सब कुछ जो है कहीं न कहीं डीपीएसपी के तहत ही प्रावधान किया गया, जो कि सरकार अपने इच्छा अनुसार या अपने क्षमता अनुसार इसे लागू करता है, और इसके खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यानी कोर्ट में हम इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। अगर हम डीपीएसपी का बात करें, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के निर्देश के समान है। डीपीएसपी का उद्देश्य का अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है कि लोगों का, समाज का कल्याण करना, उसके जीवन स्तर को ऊंचा करना। जो भौतिक संसाधन है इसका समान वितरण हो सभी वर्गों में, सभी लोगों में, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात करता है डीपीएसपी। कोई भी सरकार भाग 4 डीपीएसपी के वर्णित उपबंध का अवहेलना नहीं कर सकता है। यह जो है, ये जो कथन दिए थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का यह कथन है, यानी कोई भी सरकार डीपीएसपी में जो उपबंध है इसका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसी पे बी.आर. अम्बेडकर का भी कहना है, अगर कोई सरकार, देखिए बी.आर. अम्बेडकर जो डीपीएसपी के बारे में बोला है, अगर कोई सरकार अवहेलना करेगी तो इसे वोटिंग के समय जनता के समक्ष क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डीपीएसपी में जो उपबंध है, जो भी नियम है, उससे यह पता चलता है कि हमारा देश जो किस प्रकार होना चाहिए, हमारे देश का कानून व्यवस्था किस प्रकार होना चाहिए। यह कहीं न कहीं डीपीएसपी को देखने से हमें पता चलता है। आगे हम देखेंगे एक एक प्रावधान उसका। फिर हम देखते हैं कि डीपीएसपी को संविधान लागू करने के समय क्यों नहीं लागू किया गया, यानी कि संविधान में डीपीएसपी को गैर नियोजित एवं परिवर्तनीय रूप से लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसका कारण था कि देश में व्यापक विविधता, जो कि अभी भी है, और पिछड़ापन मौजूद था। आजाद भारत के विकास हेतु, आजाद भारत के निर्माण हेतु कई तरह के परेशानियों से मुक्त रखना था,
ठीक ना। डीपीएसपी को अगर लागू करते तो और भी तरह का समस्या आ सकता था। अतः जो है डीपीएसपी को जो है परिवर्तनीय रूप से लागू नहीं किया, और साथ ही साथ देश में पर्याप्त संसाधनों की कमी भी थी, तो डीपीएसपी को नहीं लागू किया गया। अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें, यह गैर नियोजित जो है अधिकार है। देखिए, एक संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। बी एन राव जो है अधिकारों को दो पार्ट में बांटा, एक नियोजित यानी कि कोर्ट से लागू करवा सकते हैं उसको, एक है गैर नियोजित यानी कि इसका कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकता। गैर नियोजित जो कि हम डीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन जस्टिसिएबल, और जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे फंडामेंटल राइट, यह जो है जस्टिएबल है, यानी कि हम इसको लेकर के यानी कोर्ट लागू करवाने के लिए इसको ले जा सकते हैं। अगर हम यहीं पे फंडामेंटल और डीपीएसपी में थोड़ा अंतर का बात करें, क्या डिफरेंस है, तो फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, यह व्यक्तिगत अधिकारों का बात करता है। वही अगर डीपीएसपी के बारे में बात करें तो यह सामाजिक कल्याण की बात करता है। फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक है, और यह जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है, और यह सरकार को रोकती है। सरकार को यानी पब्लिक का जो भी अधिकार है उसका वायलेशन करने से सरकार को रोकती है। कौन? फंडामेंटल राइट। वही अगर डीपीएसपी का बात करें तो यह संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में है। नियोजित है यानी कि इसका कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकता है, और यह सकारात्मक है सरकार के लिए, ठीक ना, यानी कि सरकार को कुछ कल्याण हेतु निर्देश देता है, यानी वह सामाजिक कल्याण हेतु उसका नीति कैसे बने सरकार को राह दिखाने का काम करता है, यानी कि यह सरकार के लिए सकारात्मक है। वही हम आगे देखते हैं, तो डीपीएसपी को उनके उद्देश्य और वैचारिक स्रोत के आधार पे उन्हें वर्गीकृत कर दिया गया है, समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी और उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत। हम अब एक एक करके डीपीएसपी के जो प्रावधान है 36 से लेकर के 51 तक उनको देखेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। 36 में है कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करती है। परिभाषा है और यह जो है राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। वहीं अगर 27 का बात करें, सॉरी 37 में 37 में ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग बात किए थे, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परंतु शासन के लिए अनिवार्य है। डीपीएसपी जो है शासन के लिए अनिवार्य है, यानी कि राज्य को नीति कैसा बनाना चाहिए वह राह दिखाता है, रास्ता दिखलाने को काम करता है। देखिए, राज्य का मतलब होता है सरकार, ठीक ना। राज्य का अगर कहीं भी राज्य शब्द आए तो उसका मतलब समझ जाएगा कि गवर्नमेंट, सरकार। फिर आर्टिकल 38 में है राज्य यानी सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करेगा। यानी कि किस प्रकार का समाज का स्थापना हो, यहाँ पे सामाजिक न्याय मिले लोगों को, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, इस प्रकार का समाज का स्थापना करना किसका दायित्व है? राज्य का। फिर आर्टिकल 39 राज्य नागरिकों के लिए रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, धन का समान वितरण यानी समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है ना, यहाँ है, इसी में आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता, तथा श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो यह जो है यह उपबंध 39 में है। 39A कहता है सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि विधिक सहायता यानी कि अगर कोर्ट मुकदमा चल रहा है तो विधिक सहायता के लिए यानी कि वकील, एक सरकारी वकील मुहैया कराएगा। यह राज्य का काम है, क्योंकि कहीं न कहीं जो न्यायालय वाला जो प्रोसेस है, कोर्ट कचहरी वाला जो काम है, ये थोड़ा महंगा होता है। तो अतः सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी व्यक्तियों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि वकील उपलब्ध कराए। फिर आर्टिकल 40 में है पंचायती राज का गठन, यानी कि ग्राम स्तर पर शासन का संचालन हो, यानी कि मुखिया, सरपंच, जो सदस्य लोग जो होता है, तो ये कहीं न कहीं आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन के बारे में दिया गया। आर्टिकल 41 यानी 41 में है सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, वैसे लोगों को जो बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल पा रहा, वैसे लोग जो
वृद्ध हैं, ठीक है ना, असहाय हैं और जो बीमार हैं उनको जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान करना। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता देने का काम करता है, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन, ठीक है ना, बिहार में भी पहले 400 मिलता था, अब 1100 मिलने लगा। तो इस प्रकार जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का काम सरकार का है, यह आर्टिकल 41 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आर्टिकल 42 में है कि श्रमिकों के लिए उचित कार्य तथा मातृत्व लाभ की व्यवस्था। मातृत्व लाभ मतलब जो भी महिला गर्भवती है या बच्चे को जन्म दे रही है तो उनको जो है एक सही तरीके से उसको छुट्टी मिले और साथ ही साथ वेतन, ऐसा नहीं कि छुट्टी देकर के वेतन काट ले, तो उस प्रकार से उसको मातृत्व लाभ मिले बच्चे को जन्म देने पे। फिर आर्टिकल 43 जो है यह रोजगार और वेतन का बात करता है, ठीक है, लोगों को रोजगार मिले और वेतन, ठीक। कुटीर उद्योग, अगर रोजगार यानी कि कुटीर उद्योग रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यह आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग से भी संबंधित है। 43A के में है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योग का जो भी नियम कानून प्रोसेस जो भी बनेगा उद्योग के लिए, फैक्ट्री के लिए, उसमें श्रमिकों की भागीदारी अनिवार्य, यानी श्रमिकों का भी भागीदारी होना चाहिए उस प्रोसेस, उस नियम कानून बनाने में, क्योंकि अंततः उद्योग में कौन काम करेंगे, श्रमिक, और श्रमिक के अकॉर्डिंग अगर नहीं बन रहा है नियम कानून तो कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो उसको रोकने के लिए बस आर्टिकल 43A में प्रावधान कर दिया गया है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। अब आर्टिकल 44 है, 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है कि सभी नागरिकों को के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक ना, लागू करने का प्रयास राज्य करेगा। फिर आगे देखें, आगे हम 45 में देखते हैं। आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का देखभाल और मुक्त शिक्षा का बात किया गया है। आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा और उसकी उन्नति करना यह राज्य का काम है, राज्य करेगा। फिर आर्टिकल 47 में है पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाएगा तथा मादक या नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा, कौन, सरकार। तो आर्टिकल 47 में है पोषण स्तर और सार्वजनिक जो स्वास्थ्य का गुणवत्ता बढ़े और साथ ही साथ जो नशीले पदार्थ है इसके सेवन पे प्रतिबंध लगाया जाए। फिर आर्टिकल 48 में है कि कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करें और जो भी पशु है, जो भी उपयोगी पशु है जैसे गाय हो गया तो गौ हत्या जैसी ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आर्टिकल 48 में हम क्या देखें, कृषि और पशुपालन का प्रोत्साहन करना और गौ हत्या पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 में है, 48 के बाद 48 है, उसी का सब क्लॉज ये है कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत है और यह सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तुएं एवं स्मारकों की रक्षा करना, यह 49 के अंतर्गत इसका प्रावधान है, जो भी राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, स्मारक है, इसकी रक्षा करना। 50 में दिया गया है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग रखे, यानी कि न्यायपालिका पर जो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कोई फैसला ले सके। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग करने का प्रावधान है यह आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। एक और है 51, इसको भी देख लेते हैं। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते के बारे में बात किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान करना। तो ये पूरे का पूरे हम आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी देख लिए। डीपीएसपी जो कि एक प्रकार से राज्य को कैसा नीति बनाना चाहिए, कैसा नियम कानून बनाना चाहिए, राह दिखाने का काम करता है। और यह वे अधिकार है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिला है, ठीक ना। जैसा कि अगर मौलिक अधिकार का बात करें तो यह जो है न्यायोजित है, यानी कि इसको लेकर के हम कोर्ट में तो जा सकते हैं लेकिन डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट में नहीं ले जा सकते, यानी कि यह गैर न्यायोजित है। तो इस प्रकार जो हम पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट को कवर किए थे और इस लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कंप्लीट किए। अब भाग 4
ए भाग 4A में है एक, भाग 4 के अंतर्गत ही आता है भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। तो अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मूल कर्तव्य को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।